Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आपको एक जी जी लायबिलिटी में फोर्थ पॉइंट कह रहा है इफ ए कंडीशन इज अटैच्ड टू ए श्योरिटीज गारंटी। अगर श्योरिटी कोई कंडीशन अटैच कर देता है गारंटी देते हुए कि भाई ये कंडीशन आपने पूरी करनी है, ठीक है, कोई कंडीशन साथ में अटैच कर देता है। फॉर एग्जांपल श्योरिटी ये कहता है कि जी मेरे साथ किसी दूसरे को भी ज्वाइन करवाया जाए एज श्योरिटी, कोई श्योरिटी को ऐड किया जाए, और वो कंडीशन पूरी नहीं की जाती, क्या ये पहले वाले श्योरिटी की गारंटी वैलिड होगी? वो कहता है नहीं, उसने कंडीशन लगाई थी, कंडीशन आप पूरी नहीं कर सके तो पहले वाले श्योरिटी की भी गारंटी वैलिड नहीं होगी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी किसका? इसेंशियल्स का थर्ड पॉइंट, देयर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस ए प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटी। वो कहता है ऊपर वाले में कि तीन पार्टीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये तो हमने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, लेकिन तीन पार्टीज के दरमियान कोई मामला भी तो होना चाहिए जिसकी गारंटी दी जा रही है, ठीक है, कोई मामला भी होना चाहिए, कोई मैटर होना चाहिए, वो कोई डेट हो सकता है, वो कोई काम हो सकता है जिसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जाहिर है कोई ना कोई गारंटी, भाई गारंटी किस चीज की दी जाएगी? किसी ना किसी काम की दी जाएगी, वही काम है हमारा एसेंशियल। वही कह रहा है कि कोई ना कोई प्रॉमिस या डेट इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ में कंडीशन कोई भी वो अटैच कर सकता है, वो हम केस स्टडी पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई कंडीशन आती है तो वो डिस्कस हो जाएगी कि इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है जी। नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या है? देखिए एक जनरल रूल होता है हमारे लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट वन वे कभी नहीं होता, ये टू वे होता है। दोनों पार्टीज के कोई राइट और लायबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गाड़ी है, मैं कहता हूं मैं आपको वो गाड़ी से 10 लाख में बेचता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, गाड़ी दो, आप मुझे क्या देंगे? 10 लाख रुपए। मेरे लिए ये जो 10 लाख है ये कंसिडरेशन है मेरे लिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन 10 लाख। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? गाड़ी। कहते हैं कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो वन वे ट्रांजैक्शन हो, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एग्रीमेंट सिर्फ ये हो कि मैं आपको गाड़ी दूंगा और बदले में कोई पैसे नहीं लूंगा, लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। हाँ, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी की वैल्यू 15 लाख है, मैं आपके साथ 10 लाख में सेल करने का एग्रीमेंट कर लेता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, इसमें कंसिडरेशन मौजूद है। हालांकि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, दोनों कंसिडरेशन इक्वल नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कोई मसला नहीं, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। लेकिन कहता है इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? उनमें से एक एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि जब श्योरिटी डेटर की गारंटी दे रहा है तो क्या बदले में डेटर को उसे कुछ पैसे देने चाहिए या क्रेडिटर को उसे कुछ पैसे देने चाहिए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन हो जरूरी नहीं है। यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया?
इसके आगे एक बात और मैंने आपको बतानी है, लेकिन वो केस डिस्कस कर रहे होंगे तब। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। जनरल रूल क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, यानी जिनमें कंसिडरेशन नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड होगा। एक्सेप्शन की एक एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक, यानी अगर श्योरिटी गारंटी देना चाहता है तो उसे बदले में कोई पैसे ना भी मिले, गारंटी दे दे, बदले में कोई पैसे ना भी मिले, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इसके बाद पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ आता हूं। पहले कोई कंसेप्ट ऐसा हो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में समझ नहीं आया वो पूछ लें। राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज की आखिरी लाइन कहता है, इफ ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ क्रेडिटर एनी सिक्योरिटी इज लॉस्ट देन श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट। कहता है फर्ज कीजिए कि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी लिखवाई गई थी, डिफॉल्ट किया डेटर ने। अब बैंक ने पैसे मांगे श्योरिटी से, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी। बैंक को क्या करना चाहिए? ज्वेलरी किसको वापस करे? बैंक ने ज्वेलरी जो है वो डेटर को वापस कर दी। क्या अब बैंक जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है इस चीज का। अगर डिफॉल्ट करे, फर्ज कीजिए डेटर ने डिफॉल्ट किया, बैंक ने ज्वेलरी डेटर को वापस करके अब श्योरिटी से पैसे मांगने आया, क्या श्योरिटी लायबल है पैसे देने का? श्योरिटी कहेगा भैया मेरा राइट था कि जब उस बंदे ने डिफॉल्ट किया डेटर ने तो आप सिक्योरिटी मुझे देते, अब आपके एक्शन की वजह से मैं उस राइट से महरूम हो गया हूं, तो अब जितनी ज्वेलरी की वैल्यू थी उतने में आपको मेरी लायबिलिटी कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लाख रुपया देना था, ज्वेलरी की वैल्यू 2 लाख थी, अब कितने देगा ये? 1 लाख। और फर्ज कीजिए 3 लाख देना था, ज्वेलरी की वैल्यू 4 लाख है, अब कितने देगा? कुछ भी नहीं। यही कह रहा है कि लायबिलिटी डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी कम्स टू एन एंड, लायबिलिटी नहीं रही उसकी, खत्म हो गई लायबिलिटी उसकी, जितनी फर्नीचर जो सिक्योरिटी की वैल्यू है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब पांच पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आई कैप का, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, बनी एक्सटेंडेड ए क्रेडिट ऑफ ₹500,000 टू सोहेल ऑन द श्योरिटी ऑफ माजिद एंड राहत। माजिद एंड राहत को अंडरलाइन कीजिए। 3 पार्टीज हैं इसमें। 3 पार्टीज हैं कि 4 हैं? 3 पार्टीज हैं। ये माजिद एंड राहत एक पार्टी है। इसमें श्योरिटी कौन है? माजिद एंड राहत। अच्छा, इसमें क्रेडिटर कौन है? बनी। और डेटर कौन है? सोहेल। ये समझ आ गया रिलेशनशिप? चलिए, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट सोहेल डिफॉल्टेड, सोहेल ने डिफॉल्ट किया। माजिद सेटल्ड द डेट, माजिद ने डेट सेटल कर दिया। यहां पे रुक के मुझे ये बताइए, देना था 5 लाख, डिफॉल्ट किया, दोनों को 2.5 लाख नहीं देना चाहिए था? तो क्वेश्चन में यू कह कि सारे का सारा डेट माजिद ने दिया। याद रखे, अगर जॉइंटली दोनों पार्टीज ने एक अमाउंट एग्री की है तो जो हमारा क्रेडिटर है, चूंकि जॉइंट अमाउंट एग्री हुई है, वो दोनों में से किसी भी एक पार्टी से पूरी अमाउंट रिकवर करवा सकता है। भाई अगर पूरी अमाउंट रिकवर करवा सकता है तो फिर हमारा वो कंसेप्ट किधर गया कि को श्योरिटी इक्वली लायबल है? वो इक्वली लायबल है, लेकिन आपस में एक्सटर्नल पार्टीज के लिए उनमें से हर एक पूरी अमाउंट के लिए लायबल है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जी लायबिलिटी जो थी 5 लाख थी, सारी माजिद से रिकवर करवा ली हमने। अगर उसके हाथे राहत आ जाता, वो उसमें से सारे पैसे रिकवर करवा लेता राहत से। माजिद अब क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब राइट्स अवेलेबल टू माजिद एंड राहत अगेंस्ट सुहेल एंड बनी एंड आल्सो बिटवीन देमसेल्व्स। कितनी रिक्वायरमेंट है वाला? कौन कौन से? हमने को श्योरिटी के राइट्स बताने हैं अगेंस्ट सुहेल। सुहेल कौन है? डेटर।
एंड बनी अगेंस्ट डेटर भी, एंड अगेंस्ट क्रेडिटर भी, एंड बिटवीन देमसेल्फ भी, बिटवीन देमसेल्फ भी। 3 हेडिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हेडिंग जब आपने देनी है ना, ये नहीं लिखना राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, क्या लिखना है राइट अगेंस्ट सुहेल, ये नहीं लिखना राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्या लिखना है बने, ठीक है। उस तरह स्पेसिफाई करके फिर आपने ये राइट से ही आएंगे, हेडिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगी। ये क्लियर हो गया आपको जी। राइट टू क्लेम सेट ऑफ वाला पॉइंट क्या इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है सेटल कर दिया, तो मेरा ख्याल है ना लिखना बेहतर है, क्योंकि अब सेट ऑफ का सवाल ही पैदा, सारे पैसे दे दिए उसने, सेट ऑफ करके दिए होंगे, ठीक है, सेट ऑफ करके। तो मेरे ख्याल में ये जो राइट अगेंस्ट क्रेडिटर्स है, इसमें एक सेट ऑफ वाला राइट होता है। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटल सेट हो गया है डेट, तो मेरे ख्याल में ये सेट ऑफ वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक जी। हाँ, रिलीज ऑफ कोस्ट श्योरिटी वाला भी वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज ए ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप कैसे है भैया, एक है डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में, एक है डेटर और श्योरिटी के दरमियान में, एक है श्योरिटी और, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप आ गया। और हम लिखेंगे ना 3 रिलेशनशिप, 3 हेडिंग देंगे और रिलेशनशिप को डिफाइन कर देंगे कि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट है डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में, डेटर और क्रेडिटर के, जो क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिख देंगे कि गारंटी क्या है, अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो पे करेगा, और जो श्योरिटी और डेटर के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है इसकी हेडिंग देके लिखेंगे अगर ये डिफॉल्ट करता है और श्योरिटी पे करता है तो ये उसको रीपे करेगा, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन 5, राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये तो क्लियर हुआ ना आपको, राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या है, क्या होता है कि जब श्योरिटी पे कर देगा तो वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास अवेलेबल हैं ट्रांसफर हो जाएंगे डेटर को। उसमें के बाद आप उनको एक्सप्लेन कर दे कौन से राइट है, कौन कौन सा राइट है, अमाउंट रिकवर करने का, सिक्योरिटीज को अपने कब्जे में करने का, ठीक। क्वेश्चन 6 मैंने आपसे कहा था नहीं करना, वो इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई और चैप्टर है, उसमें करेंगे हम इसको कवर। क्वेश्चन 7, C advances to B his tenant ₹2000 on the guarantee of A। C ने B को पैसे दिए, C also has a further security of ₹2000 by a pledge of B's furniture। C के पास फर्नीचर भी था, प्लेज किया था उसने, यानी C ने B को 2000 दिया, उसे फर्नीचर ले लिया। कहानी समझ आ रही है? और A ने गारंटी दी, C gives a pledge, प्लेज को छोड़ देता है। अच्छा बताइए, सबसे अहम क्वेश्चन, क्या एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त ये ओरिजिनेट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जिस वक्त डेट दिया जा रहा था, ट्रांजैक्शन हो रही थी, उस वक्त फर्नीचर मौजूद था कि नहीं? सी के पास था। जिस वक्त ए गारंटी दे रहा था, गारंटी कौन दे रहा है? जिस वक्त ए गारंटी दे रहा था, सी के पास फर्नीचर मौजूद था कि नहीं था? क्या अब ये फर्नीचर सी को किसको देना चाहिए था? अगर बी डिफॉल्ट करे ए को देना चाहिए। अगर ए को पता है था इस फर्नीचर का, फिर भी ए को देगा। ए को नहीं पता था, फिर भी ए को देगा फर्नीचर। ये हमने कल पढ़ा था कंसेप्ट, याद है? सी गिव्स अप द प्लेज, प्लेज वापस कर देता है, छोड़ देता है। किसको वापस कर दिया? बी को। बी को वापस किया उसने, गिव्स अप ना, छोड़ दिया, वापस कर दिया। बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, हैज सी एनी क्लेम अगेंस्ट ए? कोई क्लेम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रेडिटर के एक्ट से उसकी अपने जो राइट था वो इंपेयर हुआ, श्योरिटी का। हाँ, अप टू अमाउंट ऑफ फर्नीचर होगा, बिल्कुल। तो फर्नीचर की अमाउंट देखे दी हुई है, लोन भी 2000 है, फर्नीचर की अमाउंट भी 2000। अगर यहाँ पे लिखा था फर्नीचर 1500 का है, हम कहते 500 लायबल है, श्योरिटी ने देना। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट और सुनना है।
अगर जिस वक्त गारंटी दी जा रही थी, लोन दिया जा रहा था, ए ने गारंटी दी थी, उस वक्त सिक्योरिटी कोई नहीं थी, उस वक्त सिक्योरिटी कोई नहीं थी, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद डेटर ने क्रेडिटर को सिक्योरिटी दी, ये सिक्योरिटी श्योरिटी को वापस करने का पाबंद नहीं है। हाँ, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली पाबंद है, ये एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे अल्फाज, जरा लिखे हुए थे बिल्कुल। तो अगर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट कोई सिक्योरिटी मिली है तो वो क्रेडिटर श्योरिटी को अदा करने का पाबंद नहीं, वो तो बाद में मिली है ना, पता नहीं किस कंटेक्स्ट में दी है, किसी और शायद लोन के सिलसिले में दी हो, अल्लाह जाने। ये पॉइंट समझ आया? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो श्योरिटी ली गई है वो श्योरिटी को अदा करने का पाबंद है क्रेडिटर, बाद वाली नहीं। चलिए जी, इसी कॉन्ट्रैक्ट की चाहे मद में दी जाए चाहे बाद में दी जाए, बाद में अगर श्योरिटी दी गई है वो पाबंद नहीं है क्रेडिटर श्योरिटी को देने का, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी ने जो गारंटी दी है उसके बगैर ही दी है। इसका आंसर क्या बनेगा? ये 7 का कि वो लायबल नहीं है, तो वो हाँ, तो वही बात बता रहे हैं ना, 2000 लेस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वो कितनी बनेगी? 0। वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या है? 2000, तो लायबिलिटी कितनी बनी? 0। भाई क्लियर हो गया ये? 8। अच्छा 8 मैंने आपसे कहा था घर से करके लाना। Amin, Imran and Shahid agreed to act as surety for Imad to Salim and agreed to pay 20,000, 30,000 and 40,000 in case of default by Imad. On such surety, Salim lent rupees 90,000 to Imad. इस श्योरिटी को सामने, गारंटी को सामने रखते हुए सलीम ने अमाद को 90,000 दिए। अमाद रीपेड रुपीज 6,000 ओनली। Slim called upon the sureties to pay the balance of rupees 84,000. उसने श्योरिटी से कहा लाओ 84,000. Discuss keeping in view the contract at how much should each surety pay. हर श्योरिटी को कितना पे करना चाहिए? पहला रूल क्या है? इक्वल। दूसरा क्या है? अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंगल अमाउंट एग्री की, डिफरेंट अमाउंट एग्री की? डिफरेंट अमाउंट है, तो यहाँ पे रूल क्या है? इक्वल का क्या कि इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, यही रूल है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि 84,000 पे करना है, 3 है श्योरिटीज, हर एक के जिम्मे कितनी आती हैं? 84,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 24,000, 28,000। अपना कैलकुलेटर किसी मोची से जाके आज ही ठीक करवाए। $28,000 हर एक ने 28,000, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट। अब अमीन ने तो 20,000 सिर्फ देना है मैक्सिमम अमाउंट, तो अमीन क्या 28,000 देगा? अमीन कितने देगा? 20,000। तो ये हमारा हुआ 84,000 टोटल था। अमीन की कितने आए? 20,000। 20,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई? 84,000 डिवाइडेड बाय 3। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम क्या है? 20,000। तो दोनों में से लिमिट ये है, 20,000 पे कर दिया। अब दूसरा क्या है? इमरान ने कितने पैसे देने हैं? अब देखिए बाकी 84 में से 20 गए, 64। अब 64 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और मैक्सिमम अमाउंट क्या है? 30,000। अब बताइए दोनों में से कौन सी अमाउंट आएगी? 30,000। इसकी लायबिलिटी 30,000। अब तीसरे वाला कौन है? शाहिद। शाहिद की भी तो कैलकुलेशन करें, हो सकता है वो ज्यादा बनती है उसकी। बाकी अमाउंट कितना? 84 माइनस 20 34 आ गया। 34,000 डिवाइडेड बाय 1, और मैक्सिमम कितनी है इसकी? 40,000।
तो ये कितना करेगा 34,000। ये क्लियर हुआ कैसे कैलकुलेशन होगी? ठीक है, जब डिफरेंट अमाउंट्स एग्री की गई हो, जब एक ही अमाउंट एग्री की हो, इन सब ने मिलकर कहा हो कि हम 90,000 तक की गारंटी देते हैं, फिर सबका इक्वल आता। अगर सारा क्वेश्चन यही होता और वो कहता 20-30 सबकी लेदर अमाउंट देने के बजाय कहता 90,000 एग्री किया गया है, एक अमाउंट के देता, सारा क्वेश्चन यही होता, वो एक अमाउंट देता 90,000 की, फिर क्या होता? फिर हर एक की लायबिलिटी कितनी होती? 28 इक्वल होती, फिर इक्वल होती। समझ आई ये बात? ये कैलकुलेशन क्लियर हुई? चलिए, ये भी आई क्या आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, फैज हैड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गुलजार फॉर ₹5 million ऑन गारंटी ऑफ हसीब, हसीब ने गारंटी दी। गुलजार हैज आल्सो मॉर्टगेज हिज शिप एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द अबव अमाउंट। शॉप ठीक है, शॉप एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द अबव अमाउंट। Hasib was unaware of this mortgage and honored his guarantee when Gulzar failed to make the payment. What rights are available to Hasib under the contract act? जी अच्छा, रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ें, एक दफा पढ़ लें, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। राइट्स आर अवेलेबल टू हसीब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल क्वेश्चन, पता चले कौन पास होने वाला कौन फेल होने वाला है। राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज, सिर्फ यही लिखेंगे कि राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर भी लिखेंगे। जब डिफॉल्ट करता है कोई भी पार्टी डेटर, तो जो श्योरिटी है उसके राइट सिर्फ क्रेडिटर के अगेंस्ट होते हैं कि डेटर के अगेंस्ट भी होते हैं, कि को श्योरिटी के अगेंस्ट भी होते हैं, तीनों के अगेंस्ट होते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसके अगेंस्ट लिखो, किसके अगेंस्ट लिखेंगे? सबके अगेंस्ट लिखेंगे। अगेंस्ट क्रेडिटर भी लिखेंगे, अगेंस्ट डेटर भी लिखेंगे, को श्योरिटी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भला? है ही नहीं। ठीक है भैया, हमने भी ये कहा है ही नहीं। जी क्लियर हो गई ये बात? और कोई क्वेश्चन इधर? हाँ, अमाउंट नहीं बताई गई तो बिल्कुल हम इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कर दे के लेस कर देंगे जितने भी है जी। वैसे वो पे कर चुका है तो उसका मतलब है शॉप की जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि पे कर दिया उसने, वरना हम कहते हैं उसकी लायबिलिटी होगी डेट गारंटीड लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। शायद को मैक्सिमम 40 कह सकते हैं। नहीं, वो अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट क्लेम की जा सकती है वो इनकी यही अमाउंट है, इससे ज्यादा 1 रुपया भी क्लेम नहीं किया जा सकता। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट स्टार्ट करें। चलिए, अब चूंकि हमने ज्यादातर कंसेप्ट्स पढ़ लिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी कंसेप्ट्स के समझने में भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये इरेज कर दूं कैलकुलेशन। जी आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं और इसके बाद लेक्चर खत्म हमारा। इसके बाद कुछ केसेस डिस्कस करने हैं और टॉपिक खत्म हमारा चैप्टर 14। एक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी और दूसरा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये तो 2 मिनट का कंसेप्ट है। असल कंसेप्ट जो आज हमने समझना है वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। आपको मैं बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली किस पार्टी, 3 पार्टीज होती हैं, लेकिन किस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? श्योरिटी। क्योंकि असल इसमें जो इनोसेंट पार्टी होती है वो श्योरिटी होती है इसी पर। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब क्या है? वो कौन से केसेस हैं जब श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से फारग हो जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी।
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब वो कौन से केसेस हैं जिसमें श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी उसने गारंटी दी हुई है लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया भी अदा करने का पाबंद नहीं होगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब क्या है, वो कौन से केसेस हैं जब श्योरिटी ने हालांकि गारंटी दी हुई है लेकिन डेटर के डिफॉल्ट करने के बावजूद 1 रुपया भी अदा करने का पाबंद नहीं होगा। यह है कंसेप्ट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं 3 तरह के केसेस, ये कैटेगरी पता नहीं उसने क्यों बनाई हुई है, शायद याद रखने के लिए। इन कैटेगरी का इसके अंदर जो एग्जांपल्स है ना, सम टाइम उनसे रिलेशनशिप बनता है, सम टाइम नहीं बनता। तो आपने ये नहीं पूछना है सर ये वाली एग्जांपल इसके अंडर क्यों आई है, बस एग्जांपल्स को समझना है और इनको इसी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, कैटेगरी 3 है, हर कैटेगरी के अंडर कुछ एग्जांपल्स हैं, 3-3 एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे से ना पूछें कि सर ये वाली एग्जांपल इसके अंदर क्यों लिखी गई, उधर क्यों नहीं लिखी गई। कुछ 2-3 एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें खुद मैं हैरान होता हूं कि ये एग्जांपल तो उधर आनी चाहिए थी, या इसका तो लिंक बनता ही नहीं है, लेकिन आई कैप ने बुक में लिखा हुआ है, हम उसको एज इट इज फॉलो करेंगे। क्योंकि हो सकता है आई कैप क्वेश्चन पूछ ले कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बताइए कि रेवोकेशन के जरिए से कैसे हो सकती है, तो हमने फिर उसे रेवोकेशन के यही 3 केस बताने होंगे, फिर दूसरा केस बताएंगे वो गलत कर देगा। ठीक है, हाँ, अगर वो हमसे यूं सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे, बताइए कौन सी सिचुएशन है जिसमें श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है लायबिलिटी से, फिर आप चाहे कैटेगरी लिखें या ना लिखें, सिंपल सिचुएशन लिख दे वो भी चल जाएगा। लेकिन सम टाइम वो हमें हेडिंग दे के कह सकता है मुझे नहीं इसी की एग्जांपल बताओ, तो इसीलिए हमें एग्जांपल हेडिंग के मुताबिक ही याद करनी होगी। 3 केसेस कैटेगरीज बनाई उसने, एक बाय रेवोकेशन, दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, तीसरा बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब समझ लीजिए, टर्म बाद में फिर यूज करनी है हमने। रिवोक करना मतलब कैंसल कर देना। अगर कोई पार्टी खुद अपने किसी एक्ट से जो गारंटी उसने दी है उसको कैंसिल कर दे, खत्म कर दे, इसे कहते हैं रिवोक करना। रिवोक मीन्स कैंसलेशन। कहता है क्या क्या तरीके है। पहला, नोटिस टू क्रेडिटर, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी खत्म करवा सकता है। कैसे? क्रेडिटर को नोटिस भेज के। क्रेडिटर को नोटिस, भैया मैंने जो गारंटी आपको दी थी ना, आज के बाद उसे खत्म समझे, आज के बाद उसे खत्म। क्या श्योरिटी अगर क्रेडिटर को नोटिस भेजे तो ये गारंटी खत्म हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सुन लीजिए, ये पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद आपको इसकी 2 एग्जांपल बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब श्योरिटी ने क्रेडिटर को नोटिस भेजा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होती है उनके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, लेकिन जो उससे पहले हो चुकी हैं श्योरिटी उसके लिए तो लायबल है ना। अब ये तो नहीं कि 5 लाख की गारंटी तुमने 5 लाख की चीजें भिजवा दी, बाद में कि मैं लायबल नहीं हो गया। भाई मैं पैसे चीजें भिजवा चुका हूं, मैं लायबल क्यों नहीं हो तुम? तो नोटिस इशू किया क्रेडिटर्स को, नोटिस से पहले पहले जो भी क्रेडिटर ट्रांजैक्शन कर चुका है उसके लिए श्योरिटी लायबल, नोटिस के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं है। क्लियर हुआ गंज? आगे सुना एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक गारंटी है, अगर स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यू गारंटी में फर्क याद है आपको? स्पेसिफिक गारंटी होती है सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, कंटिन्यू गारंटी होती है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा, मैं जरा कंसेप्ट टेस्ट कर लूं। मैं कहता हूं भैया इसको 5 लाख तक की चीजें क्रेडिट सेल कर दें, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। कौन सी? कंटिन्यूइंग गारंटी। क्योंकि मैं कह रहा हूं 5 लाख तक की चीजें इसको बेच दें, अगर ये पे नहीं कर तो मैं करूंगा। और अगर मैं यूं कहूं भैया इसको मोटरसाइकिल अपनी बेच दें 80,000 वाले, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा। मैंने ट्रांजैक्शन मेंशन कर दी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है। एक जरा मुश्किल एग्जांपल पूछूं। मैंने कहा ये एक मोटरसाइकिल
जो 80,000 की है, जिसकी हर महीने इसने 8,000 रुपए की किस्त देनी है, इसको बेच दें। अगर इसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा। एग्जाम्पल सुने आगे। इन भाईजान ने 2 किस्तें अदा की, तीसरी किस्त अदा ही नहीं की। तीसरी किस्त मैंने अदा की और फिर उस बंदे से कहा, भैया नोटिस भेज रहा हूं, आइंदा से मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। बताइए क्या मैं लायबिलिटी रिवोक कर सकता हूं? लॉ कहता है ये सीरीज ऑफ पेमेंट सीरीज में हो रही है, ट्रांजैक्शन एक ही है। ये स्पेसिफिक गारंटी है, कंटिन्यूइंग नहीं। स्पेसिफिक गारंटी में अगर क्रेडिटर एक्ट कर चुका है, क्रेडिटर एक्ट यानी वो चीज दे चुका है, तो फिर आपकी लायबिलिटी है। हाँ, अगर क्रेडिटर ने अभी तक वो चीज नहीं दी, फिर आपकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है, नोटिस भेजने से खत्म हो जाएगी। ये बात समझ आई? और अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, कंटिन्यूइंग गारंटी है, आपने नोटिस भेज दिया, बताइए अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? पहले वालों के लिए लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, उनके लिए आप अभी लायबल है। बाद की ट्रांजैक्शन के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा नहीं, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल नोटिस वाली नहीं, डेथ वाली लीजिए। कंसेप्ट सेम है। मुझे ये बताइए, पहले सिंपल कंसेप्ट फिर एग्जाम्पल के साथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए, क्या वो लायबल है डेट के लिए? अच्छा, हंस रहे होंगे, वो कौन सा है? वो उसको क्या कब्र में जाके पैसे? नहीं, याद रखें, अगर वो लायबल है तो उसके लवाहकीन लायबल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जाहिर लवाहकीन को जाती है। जब कोई बंदा, किसी की डेथ होती है, जहां पे उसके एसेट्स बांटे जाते हैं, लायबिलिटीज भी बढ़ती हैं, तो उसके वाली वारसान जिम्मेदार हैं, उसके प्रॉपर्टी में से बेच के कर्जा अदा किया जाएगा। बताइए क्या वो लायबल है? डेथ हो जाए, गारंटी दी थी, लायबल है? कंसेप्ट सिंपल। क्या डेथ से पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए, डेथ के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए लायबल? इसकी एग्जांपल, अगर स्पेसिफिक गारंटी है, डेथ हो जाए, क्या लायबल है श्योरिटी? अगर क्रेडिटर ने वो ट्रांजैक्शन कर दी हुई है, लायबल है। और अगर नहीं की, और अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, तो चूंकि उसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, तो डेथ से पहले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए लायबल है, डेथ के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए लायबल। वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, फर्क कोई भी नहीं। सिर्फ वो नोटिस वाला था, ये डेथ वाला है। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक कंसेप्ट किताब वाले ने डिस्कस नहीं किया, अगर कहें इजाजत दें तो पूछ लूं आपसे। नोटिस, फर्ज कीजिए नोटिस वाली एग्जांपल में लायबिलिटी कब खत्म होगी? कंटिन्यूइंग गारंटी है, जब नोटिस सेंड किया या जब नोटिस उसके पास पहुंचा? जब उसके पास पहुंचा। इसी तरह जब एक्चुअली डेथ, वैसे ये किताब में डिस्कस नहीं किया, आपने भी नहीं करना, लेकिन सिंपल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आगे किसी शायद कंसेप्ट में यूज हो। डेथ हो गई जिस दिन, उसके बाद की गारंटी के लिए लायबल नहीं, ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं, कि जब उस पार्टी को पता चलेगा, पता चलेगा। आगे हम बैंक का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिसऑनर ऑफ चेक वायर रिजन, उसमें कंसेप्ट ये आता है, अगर कोई अकाउंट होल्डर मर जाए ना, तो बैंक उसका अकाउंट क्लोज कर देता है। लेकिन लीगल पॉइंट ये है कि जब बैंक को पता चलेगा फिर क्लोज करेगा। अगर उसकी डेथ हो चुकी है, बैंक को नहीं पता, कोई रिश्तेदार उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करता रहा है, तो बैंक लायबल नहीं है, उसे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहरहाल कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज होगा श्योरिटी? नोटिस भेज के या डेथ से। ठीक है, और इसमें दोनों केसेस डिस्कस करने हैं आपने, स्पेसिफिक गारंटी वाला भी, कंटिन्यूइंग गारंटी वाला। नोवेशन क्या होती है? नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बना देना। पुराना कॉन्ट्रैक्ट की बजाय नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। पहले एक ही श्योरिटी था, बाद में उन्होंने एक और को श्योरिटी को ऐड कर दिया, या अमाउंट गारंटी की इंक्रीज कर दी।
अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो लायबिलिटी है वो खत्म हो, हाँ नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगी, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लायबिलिटी, ये बात समझ आए? तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या डिस्चार्ज हो सकती है? कौन से केसेस हैं? रेवोकेशन में, नोटिस ऑफ रेवोकेशन, डेथ, नोवेशन, नोटिस ऑफ रेवोकेशन, डेथ, नोवेशन। नोटिस ऑफ रेवोकेशन में क्या कंसेप्ट है? जब अगर तो स्पेसिफिक गारंटी है तो नोटिस भेजेंगे, अगर क्रेडिटर ने अभी तक उस पे गारंटी पे एक्ट नहीं किया तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज, और अगर एक्ट कर चुका है फिर लायबल होगा। कंटिन्यूइंग गारंटी है, नोटिस भेज दिया, तो जो ट्रांजैक्शन नोटिस से पहले की हुई हैं उनके लिए लायबल, और जो नोटिस देने के बाद हुई है ट्रांजैक्शन लायबल नहीं, उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। क्लियर हो गई ये बात? डेथ में भी सिमिलर केस, डेथ से पहले के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल, बाद के लिए लायबल नहीं। अगर इसकी दो एग्जांपल बनाएं, स्पेसिफिक गारंटी है, डेथ हुई, लायबल होगा कि नहीं? अगर क्रेडिटर एक्ट कर चुका है लायबल होगा, अगर क्रेडिटर ने भी एक्ट नहीं किया लायबल नहीं। और कंटिन्यूइंग गारंटी है, डेथ हो गई, क्या श्योरिटी लायबल है? प्रीवियस के लिए लायबल है, सब्सिक्वेंट के लिए लायबल नहीं। नोवेशन में मतलब क्या है? नोवेशन का खत्म, न्यू हो गया, अब पुराने के मुताबिक कोई लायबिलिटी नहीं। ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कोई ऐसा काम करे कि श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाए। भाई क्या काम करे? पहला काम मटेरियल अल्टरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कोई अल्टरेशन कर दी जाए, मटेरियल अल्टरेशन कर दी जाए, तो फिर याद रखें कि जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा, श्योरिटी लायबल नहीं होगा। जैसे फर्ज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो एक बंदे ने कैशियर को अपॉइंट किया, बैंक ने कैशियर को अपॉइंट किया, श्योरिटी ने गारंटी दी 10 लाख की, बाद में उस बताए बगैर, श्योरिटी को बताए बगैर उस कैशियर के को इंक्रीमेंट भी दे दिया गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा भी कर दिया गया। पहले उसे सिर्फ हमने कैश के फंक्शंस दिए हुए थे, अब हमने उसे कैश के साथ साथ लोगों को लोन देने वाला फंक्शन भी दे दिया। ठीक है, अब यानी उसके जिम्मे ज्यादा ट्रांजैक्शंस आ गई, उसने कुछ लोगों को फेक लोन दे दिए, बैंक को नुकसान हुआ। क्या बैंक श्योरिटी से पैसे ले सकता है? वो कहेंगे भैया आपने टर्म्स को चेंज कर दिया विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। अगर तो श्योरिटी की कंसेंट के साथ टर्म्स को चेंज करते ना, अल्टरेशन करते, फिर वैलिड होती लायबिलिटी। श्योरिटी की मर्जी के बगैर आपने अल्टरेशन की, अब श्योरिटी लायबल नहीं है। इसी तरह फर्ज कीजिए कि अगर डिफॉल्ट किया डेटर ने, लेकिन क्रेडिटर ने श्योरिटी को नहीं बताया और डेटर ने हाथ पैर जोड़े, उसने कहा सर जी, क्रेडिटर से कहा मुझे 3 महीने और दे दीजिए और वादा कीजिए कि इन 3 महीनों में आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्रेडिटर ने कहा चले ठीक है 3 महीने देता हूं। 3 महीने में डेटर ने, जो डेटर था, सारा सामान समून बेचा और मुल्क छोड़ के निकल गया। अब क्या बताइए, क्रेडिटर श्योरिटी से क्लेम कर सकता है? श्योरिटी कहेगा भाई जब डिफॉल्ट हुआ तब मेरे पास आते ना, अपनी मर्जी से आपने कंप्रोमाइज कर लिया उसके साथ, अपनी मर्जी से उसको टाइम दे दिया, अपनी मर्जी से आपने वादा किया कि उसको सू नहीं करेंगे, उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे, और भाई मेरे सारे राइट्स थे वो तो खत्म हो गए। तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन में अल्टरेशन की, अपनी मर्जी से उसको एक्सटेंशंस दी, मेरी लायबिलिटी खत्म। क्योंकि असूली तौर पे जब कोई डिफॉल्ट करे डेटर तो क्रेडिटर को इमीडिएटली श्योरिटी को कांटेक्ट करना, अगर वो श्योरिटी से पैसे रिकवर करना चाहता है। लेकिन अगर वो श्योरिटी से पैसे नहीं रिकवर करना चाहता, डेटर से करना चाहता है, तो वो डेटर अपने हाथ पैर उसने मारे,
अब उसके बाद फर्ज कीजिए डेटर जो है वो चला गया, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से टाइम दिया, उसको अपनी मर्जी से रिलैक्सेशन दी, कंप्रोमाइज किया उसके साथ। अब हमारा जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं है। क्लियर हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में अगर मटेरियल अल्टरेशन की जाए, और ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में नहीं है, हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। आप किसी के साथ रिटर्न फॉर्म में कोई एग्रीमेंट कर लेना और उस एग्रीमेंट में उस बंदे की इजाजत के बगैर चेंज कर ले। मैंने एग्री किया कि मैं आपको गाड़ी 10 लाख की बेचूंगा, उसके बाद उस 10 को मैंने 16 कर दिया, ठीक है, तो याद रखें इसका मतलब क्या होगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही इनवैलिड हो गया। अब मैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कम पूरा नहीं करवा सकता। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग। एक बंदे से चेक लिया 10,000 का और मैंने बड़ी महारत से एक जीरो आगे एक्स्ट्रा डाला, 1 लाख कर दिया। अब बैंक में गए तो बैंक वाले ने देख लिया कि चेंज, उसने कहा भाई ये 10,000 लिखा हुआ है ब्लू पेन से और आगे एक जीरो जो है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, गड़बड़ लगती है। बताइए बैंक वाला क्या करेगा? 1 लाख पे करेगा, 10,000 करेगा कि कुछ भी नहीं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है। आप ओरिजिनल टर्म्स भी इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल अल्टरेशन करें, वाइड अरेंजमेंट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। अगर डेटर्स और क्रेडिटर्स आपस में कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं श्योरिटी की कंसेंट के बगैर, किसी भी किस्म की अरेंजमेंट्स, ठीक है, जिसमें वो हो सकता है कि जी बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल दी गई हो। जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था डेटर क्रेडिटर के पास और जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ गारंटी का उस वक्त जिम्मेदारी उसकी कुछ और थी, बाद में उसकी जिम्मेदारी चेंज कर दी गई, श्योरिटी को नहीं बताया गया। तो सिमिलर कंसेप्ट जो मटेरियल अल्टरेशन का है वो भी यहां पे चलेगा कि अगर क्रेडिटर और डेटर की आपस में कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की रिवाइज कर दें कोई भी, और श्योरिटी को पता ना हो तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म। लास्ट, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ डेटर। अगर श्योरिटी डेटर को रिलीज कर दे, कहे जाओ मैंने तुम्हें पैसे माफ, अब मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, अब मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, और फिर श्योरिटी के पास पहुंच जाए कि पैसे निकालो, हाँ? तो श्योरिटी क्या पैसे देने का पाबंद है? पैसे देने का पाबंद नहीं है। क्या ये कह सकता है क्रेडिटर कि मैंने तो डेटर को कहा था कि पैसे अब मैंने तुमसे नहीं लेने कोई? तो हम कहेंगे भैया आपके इस राइट पे तो हमारा राइट डिपेंडेंट था, ठीक है, अब आपने जब उसको माफ कर दिए पैसे, हमारे राइट ऑफ सबरुगेशन में अब हमें जब सारे राइट्स मिलेंगे तो राइट टू रिसीव मनी होगा हमारे पास? कोई क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रेडिटर अपना ये राइट माफ कर चुका है उसको। तो उस वक्त भी रिलीज जब करेगा क्रेडिटर डेटर को तो श्योरिटी की लायबिलिटी पे। अच्छा यहां पे कंपेयर कीजिए, कल हमने कंसर्ट पढ़ा था, क्रेडिटर अगर को श्योरिटी को रिलीज कर दे कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, बताइए तो क्या बाकी के श्योरिटी लायबल होते हैं? बिल्कुल लायबल हो। ये वो केस नहीं है, नोट कीजिए, यहां पे रिलीज कर रहा है क्रेडिटर, किसको? डेटर को, जिससे अल्टीमेटली श्योरिटी ने पैसे लेने हैं। डेटर को रिलीज कर दिया मतलब सबको रिलीज कर दिया, को श्योरिटी को रिलीज किया मतलब सिर्फ को श्योरिटी को किया, बाकियों को नहीं किया। ये फर्क नोट करें आप, ये कंसेप्ट भी समझ आगे चलते हैं। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, फॉर एग्जांपल कैसे? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन फ्रॉड। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से, तो वो वाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे अब पास्ट में कोई उस बंदे ने जो एम्प्लॉय है उसकी श्योरिटी गारंटी दे रहा है, लेकिन पास्ट में एम्प्लॉय फ्रॉड कर चुका है, क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी को ये बात नहीं बताता, तो क्या बाद में अब जब वो दोबारा फ्रॉड करेगा श्योरिटी लायबल है? क्योंकि उसने कंसील किया क्रेडिटर ने फैक्ट्स को। जो गारंटी ली गई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के जरिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड के जरिए से ली गई हो, श्योरिटी लायबल नहीं है। इंपेयरमेंट ऑफ श्योरिटीज राइट, ये वही बात जो भी हमने डिस्कस की थी कि अगर क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी है और क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है कि वो सिक्योरिटी इंपेयर हो जाती है,
अब वो श्योरिटी क्रेडिटर से सिक्योरिटी नहीं ले पाता, वो चोरी हो गई नेग्लिजेंस की वजह से, या वो उसने वापस कर दी डेटर को, या किसी और वजह से उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वैल्यू कम हो गई सिक्योरिटी की, क्या लायबल है श्योरिटी? नहीं। जितनी वैल्यू का नुकसान हुआ उस वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कंडीशन में, ठीक है, कि अगर को श्योरिटी कंडीशन लगाई हो श्योरिटी ने कि भैया मेरे साथ 2 को श्योरिटी और आएंगे तो फिर मैं तैयार हूं, और वो को श्योरिटी ना आए कोई, तो चूंकि कंडीशनल गारंटी थी, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो लायबिलिटी में। कुछ समझ आए इन कंडीशन। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा, इंडेमनिटी और गारंटी में फर्क क्या है? नंबर ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज है और गारंटी में? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? इंडेमनिटी में 1 और गारंटी में कौन कौन से? क्रेडिटर के दरमियान में, क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान में, श्योरिटी और डेटर के दरमियान में। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पार्टी फ्रॉम लॉस, याद है डेफिनेशन में था। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म प्रॉमिस और पेड डेट, लेकिन कब? इन केस ऑफ डिफॉल्ट। नेचर ऑफ लायबिलिटी, प्राइमरी, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब है जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किया है उसने खुद ही पैसे देने हैं। सेकेंडरी का मतलब असल में पैसे किसी और पार्टी ने देने हैं, प्रिंसिपल डेटर ने। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की है पैसे देने, अगर वो नहीं देता तो फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आएगी। क्लियर है बात? कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कब अगर होगी? जब लॉस होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन, क्योंकि लॉस से बचाने के लिए था ना, याद है, जब कोर्ट फैसला दे देगा जब लॉस होगा, और यहाँ पे जब पार्टी डिफॉल्ट करेगी। राइट टू सू, इंडेमनीफायर किसी और को सू कर सकता है क्या? श्योरिटी किसी और को सू कर सकता है? किसको? डेटर को, प्रिंसिपल डेटर को। क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? लेक्चर का टाइम हरगिज खत्म नहीं होगा, अभी आपको केस स्टडीज करवानी है, ठीक है? नहीं सुन लें, किताब बंद कर दें, किताब घर जाके आपने ये केस स्टडी जो एंड पे लिखी हुई है ये पढ़नी है, किताब बंद कर दें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने मुझे इनका आंसर देना। अच्छा देखिए, जब एग्जाम में हम केस स्टडी करेंगे ना, हर केस स्टडी में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है जिसमें केस बनाया गया है, फिर डिसीजन, फिर बेसिस ऑफ डिसीजन। कितनी चीजें? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। अभी फिलहाल मैं डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी कभी कभार कुछ केसेस में आपसे पूछता रहूंगा रिमाइंड करवाने के लिए। पहला केस, एक बंदे ने जनरेटर भेज, मिस्टर ए ने, बल्कि यूं करते हैं, अब मैं जितनी भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मिस्टर सी होगा क्रेडिटर, मिस्टर डी होगा डेटर और मिस्टर एस होगा श्योरिटी, ठीक है जी? अच्छा, मिस्टर सी ने जनरेटर बेचा मिस्टर डी को, टर्म्स ये तय पाई कि हर महीने 5,000 रुपये अदा किया जाएगा 1 साल तक, और इसकी गारंटी दे दी मिस्टर एस ने। 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद डिफॉल्ट कर दिया, डी डिफॉल्ट कर गया। पहली चीज मुझे बताइए, क्या ये स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग गारंटी? स्पेसिफिक, शाबाश। मिस्टर एस ने चौथे महीने की इंस्टॉलमेंट पे की और साथ ही नोटिस ऑफ रेवोकेशन भेज दिया, क्या ये लायबिलिटी रिवोक हो सकती है? नहीं, ये स्पेसिफिक है, इसमें ट्रांजैक्शन एक ही है, पेमेंट की टर्म्स डिफरेंट, ट्रांजैक्शन तो एक ही है, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। क्रेडिटर हैज एक्टेड ऑन गारंटी। चलिए दूसरा केस, एस सी को कहता है
कि मिस्टर डी को चीजें बेच दें, मिस्टर डी को चीजें अगर वो पे नहीं करता तो मैं पे करूंगा। बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या ये स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग? टर्म फिर सुन लें, चीजें सेल कर दीजिए मिस्टर डी को, अगर ये पे नहीं करता तो मैं पे करूंगा। कितने स्टूडेंट का ख्याल है स्पेसिफिक, कितनों का ख्याल है कंटिन्यूइंग? ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, इसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को मेंशन नहीं किया गया। अच्छा, अगर ये यूं होती कि आप सी को सॉरी एस कह रहा है सी को कि आप डी को चीजें बेच दीजिए 1 लाख की अमाउंट तक के, अगर ये पे नहीं करता तो 1 लाख तक मैं पे करूंगा। अब बताइए ये स्पेसिफिक है कि कंटिन्यूइंग? अभी भी कंटिन्यूइंग है, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे लिमिट मेंशन कर दे। और अगर यूं कहे कि इसको ये साइकिल बेच दीजिए, अगर पे नहीं करेगा तो मैं करूं, ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई कर दे। आगे चलिए भैया, अभी 8 मिनट है, 8 मिनट में 8 केस स्टडी तो डिस्कस हो जाएंगे। अगले सुने कैसे, अगले सुने। डी और सी के दरमियान में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डी ने गाड़ी बेच दी थी सी को, सॉरी ये सी ने गाड़ी बेच दी थी डी को। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 2 महीने बाद अब आया एस और उसने सी से कहा मैं गारंटी देता हूं गाड़ी की पेमेंट हो जाएगी, नहीं तो मैं करूंगा। क्या ये गारंटी है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है क्योंकि ये बाद में है। हाँ, इसमें एक पॉइंट सुन लीजिए, अगर इस बंदे को जो एस है इसको कंसीडरेशन पे कर दी जाए, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर बाद में श्योरिटी को ऐड करना है कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी एक ही कंडीशन है, क्या? उसको कोई ना कोई कंसीडरेशन पे की जाए। अगर कंसीडरेशन पे की जाए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ गारंटी में इसको ऐड किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी सी बात आपको शायद अजीब लगेगी, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए, अगर ट्रांजैक्शन पहले से हो जाए और श्योरिटी बाद में ऐड होना चाहे, वो नहीं हो सकता बाद में, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, क्या? श्योरिटी को कोई कंसीडरेशन पे की जाए, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर बाद में ऐड करवाना है श्योरिटी को, उसको कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जी, एस ने कहा सी से कि आप 20 बोरी चावल डी को बेच दें, 3 महीने में इसने पेमेंट ना की तो मैं करूंगा। स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? स्पेसिफिक। एस ने सी ने बेसिकली डी को पॉइंट किया, किस लिए? कि भाई पूरे शहर में मेरी जमीनें फैली हुई हैं, मैंने लोगों को महीने किराए पे दुकानें दी हुई हैं, उनने हर महीने लाहौर घूम के जहां जहां दुकानें हमारी लोगों से किराया वसूल करना है। एस ने गारंटी क्या दी सी को कि ये बंदा ईमानदारी से काम करेगा, अगर ये फ्रॉड करता है तो 5 लाख तक की अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगा। बताइए ये स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग गारंटी? हाँ, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ये हर महीने के लिए है, हर महीने अलग-अलग गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। शाबाश। हाँ, ये अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया। ये आई कैप के क्वेश्चन जो आपके आपका स्टडी टेक्स्ट है ना, उसमें भी उसने बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं, ये उसमें से एग्जांपल भी मैंने उठाई हुई हैं।
ठहर, नहीं नहीं कल नहीं, आज ही करके जाएंगे, ठहर जाए, नहीं मैं क्वेश्चन बना लूँ जरा। और भाई अभी टाइम है 40 मिनट तक, तो वैसे ही हमारा सरकारी टाइम है। बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल का मतलब पता है आपको क्या है? मैंने ये भाई से पैसे लेने हैं, इनको चीजें दी, इन्होंने कहा सर मेरे पास भी पैसे तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दो। अगर ये रिटर्न फॉर्म में मुझे लिख के दे दे, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे अदा करूंगा। इसको कहते हैं अकाउंटिंग में बिल रिसीवेबल, और लॉ में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये इन्होंने मुझे लिखे, एस ने सी को गारंटी दी कि डी आपको जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज देता है ना, आप रिसीव कर लिया करें। मैं गारंटी देता हूं 5 लाख तक की अमाउंट की, कि इसके जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर ये उनकी पेमेंट नहीं करता ड्यू डेट में, मैं पे करूंगा। कंटिन्यूइंग, शाबाश। क्या एस रिवोक कर सकता है गारंटी को? अब पूरी बात बताएं। कर सकता है, लेकिन नोटिस भेजेगा उससे पहले वाली के लिए लायबल है, सबसीक्वेंट के लिए लायबल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है मैं आपको 3 महीने के बाद 1 लाख रुपया अदा करूंगा प्लस 6% इंटरेस्ट। अब जब डिसऑनर होगा ये चेक, ये जो बिल रिसीवेबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो सी मिस्टर एस से कितने पैसे रिकवर करेगा? क्या सिर्फ 1 लाख या इंटरेस्ट भी? इंटरेस्ट भी। याद रखें, क्योंकि को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है। चूंकि डेटर की लायबिलिटी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की थी, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी को एक्सटेंसिव प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की होगी। ठीक है, और प्लस अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस भी हुए हो ना, नेसेसरी एक्सपेंसेस भी हुए, वो भी रिकवर करवाए जाएंगे। ठीक है, आने जाने, नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या होता है? आने जाने का खर्चा। लेकिन लॉ ये कहते हैं आने जाने का खर्चा रीजनेबल होना चाहिए। ये ना हो आप कहें मैं तो हेलीकॉप्टर पे गया था उससे पैसे लेने के लिए और वो नहीं मिला, तो अब 1 लाख का ये बिल रिसीवेबल है और 2.5 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का खर्चा। वो कहता है ऐसे नहीं होगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस होने चाहिए। भैया 2 मिनट हैं और 2 केसेस हैं। ठहर जा भाई, देखिए कल फिर दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी डिस्कस करना पड़ेगा। अभी इसको खत्म करके जाते हैं। 2 क्वेश्चन सिर्फ। ए, बी और सी 3 लोग हैं, S1, S2, S3 3 है। तीनों ने कलेक्टिवली कहा मिस्टर सी से हम आपको 15,000 तक की गारंटी देते हैं डी को। डी आपको पेमेंट कर देगा लोन। सी ने डी को 15,000 लोन दे दिया। डी ने 3,000 वापस किया, बाकी वापस ही ना किया। बताइए S1, S2, S3 कितने लायबल हैं? 4,000। लेकिन अगर सी के हाथे सिर्फ S1 आता है 12,000, क्योंकि इन्होंने अलहदा अमाउंट एग्री नहीं की, 12 का 12,000 उससे लेगा। अब S1 क्या करेगा? 4,000 S2, S3 से करेगा। सिमिलर सिचुएशन, फर्क क्या है? अब की बार S1, S2, S3 ने कहा सर S1 4,000, S2 5,000, S3 6,000 गारंटी देता है। डिफरेंट अमाउंट से एग्री की, डिफरेंट अमाउंट से। अब उसने डिफॉल्ट किया 12,000 का, अब 3,000 पे किया, बाकी 12,000। क्या लायबिलिटी होगी? 4,000। और अगर डिफॉल्ट किया हो उसने 15,000 का ही, 4,000, 5,000, 6,000। अगर 14,500 का डिफॉल्ट किया हो 4,000, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आधा। ये कैलकुलेशन क्लियर हुई आपको? चलिए, ये हमारे इतने केसेस थे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा आपकी होम असाइनमेंट सुन लें। आपने ये जो बुक के एंड पे क्वेश्चंस है ना, ये अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर 14 के सारे क्वेश्चन।